हेलो एवरीवन, एक्सेल में आपका स्वागत है। गाइस, बिहार में निकली है सीएचओ की वैकेंसी, बम्पा वैकेंसी, लगभग 4,500 के समथिंग वैकेंसी है। उसके रिगार्डिंग पूरी डेट वगैरह जो भी चीज़ एसेंशियल डेट्स हैं, फीस वगैरह जो भी चीज़ आपको लगेगी, कितना क्या आपको सैलरी मिलेगी, सब कुछ परमानेंट है कि प्राइवेट है, कौन-कौन स्टेट के कैंडिडेट भर सकते हैं, ये केवल बिहार के ही भर सकते हैं, सब कुछ आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट 03 2024, ठीक है, ये आपके स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के अंतर्गत आती है। द एप्लीकेशन एंड पेमेंट फॉर द पोस्ट सीएचओ की पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट है। पहली बात आप सुन लीजिए। द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सिटी, ठीक है, और हेल्थ सब सेंटर अंडर द एनएचएम के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपके एनएचएम के अंतर्गत है और प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो ये चीज दिमाग में रखना। दिस पोस्ट मीन्स टू बी लीड टू द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर ट्रीटमेंट, ठीक है, एंड कंसिस्टेंटली ऑफ अ फीमेल वर्कर, ठीक है, और मेल वर्कर और फीमेल वर्कर दोनों की है, ठीक है, और जैसे कि आशास वगैरह, तो वो सब चीजें इंक्लूड है। मेल वैसा होता है, इसमें मेल का कम रहता है और फीमेल का थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट। आपको सैलरी वगैरह क्या चीज मिलेगी। आपको जो सैलरी मिलेगी वो जैसे कि लिखा है ऑनर 40,000 पर मंथ, ठीक है, ऑफ दिस 30,000 एज 30,000 per month मिलेगी एज एडमिशन फिक्स्ड टर्मिनेशन, एंड द रिमेनिंग 8,000, ठीक है, इज टू बी पेड एज पर द परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट, ठीक है, एंड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिसाइडेड हेल्थ केयर इंडिकेटर्स। ठीक है, आपकी 32,000 40,000 आपको मिलेगी, जिसमें 32,000 आपकी फिक्स्ड है, इससे कम नहीं होगा। 8,000 जो है वो आपकी, जैसे कि आप वहाँ कैसे परफॉर्म करते हो उस पर डिपेंड करती है, आपने कितने लोगों को अटेंड किया है तो इंडिकेट्स किया है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ स्टेटमेंट, मतलब 40,000 आपको सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी नर्सिंग के आपको होना चाहिए विद सक्सेसफुल कंप्लीशन, कंप्लीट होना चाहिए, और 6 मंथ का इंटीग्रेटेड करिकुलर सर्टिफिकेट, ठीक है, सीसीएच, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। एंड मतलब जो भी आपका ट्रेनिंग वगैरह होती होगी वो चीज़ होगी, और आपका जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट से। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी फ्रॉम द एकेडमिक ईयर ऑन द वार्ड, दो 2020 के बाद वाला। एक चीज़ आप बात दिमाग में रखें कि ऑन वार्ड मतलब इसके बाद वाला, ठीक है, 2020 के बाद वाला जो भी रजिस्ट्रेशन वो चलेगा। दूसरा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि मतलब जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, इसमें ये नहीं कहा गया है कि पर्टिकुलर बिहार से ही रजिस्ट्रेशन आपको होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अदर वाले भी एलिजिबल है, पर अभी देख लेते हैं, अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं। दूसरा, आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर ये हो या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है, एंड सर्टिफिकेट नर्सिंग कोर्स सीसीएच फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, और नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज द इंस्टीट्यूट फॉर ऑन द सेम चीज लिखी हुई है, बट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। अब यहाँ पे जीएनएम वगैरह वाले इंक्लूड है या नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं। Note, एक चीज निकला, the clarification of for the academic year refer for the integration of the middle level of the health provider, ठीक है, the student who have to undergo the fourth year of BSc nursing and second year of post basic nursing in 1920, मतलब 20 in 1920 में, ठीक है, and or onward and have passed the course successfully। देखो, जो भी कैंडिडेट 1920 में फोर्थ ईयर में था या सेकंड ईयर में था और उसने अभी तक पास कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अभी तक तभी कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो सक्सेसफुली पास कर लिया है, पास्ट, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो चल रहा हो, तो वो इसमें एलिजिबल है। इसमें क्लैरिफिकेशन के साथ इसमें दे दिया गया। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, इसमें इन्होंने भी बोल दिया है कि अगर फोर्थ ईयर हो या फिर सेकंड ईयर हो उस वक्त। ठीक, अब बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग और क्या क्या चीज किसकी एलिजिबिलिटी। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये भी पास्ट वाला, ये भी एलिजिबल है। ठीक है, एंड हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट द सीसीएच थ्रू इग्नू एंड द अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ, मतलब जो भी आपके मेडिकल काउंसिल से, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल से, उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी स्पेसिफाइड ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द सीएचओ बाय द मिनिस्ट्री एंड द हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप एक चीज़ इसमें आपको, जैसे मुझे लग रहा है बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जीएनएम के साथ जैसे कि 2 ईयर का जो मांगा जाता है एक्सपीरियंस, तो वो चीज़ इसमें नहीं मांगी गई है, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब जैसे कि जो आपकी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज है एंड इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग वैकेंसी वो वैकेंसी होती है जो पहले की बची हुई होती है, जो सेलेक्टेड नहीं हो पाते कैंडिडेट, मतलब उतने एलिजिबिलिटी वाले कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, फुलफिल हो पाती, तो वो बची होती है, तो उसमें तो वो तो चीज़ अपने लिए बढ़िया ही है ना। पर द करंट रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार द स्पेसिफाइड अंडर द लेटर दिस नंबर, ठीक है, एंड द डेटेड फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब बात करते हैं भाई नंबर ऑफ वैकेंसी, जो मैंने आपको बताई, देखो ऑफिशियल है 4,500 वैकेंसी है। ठीक है, और जो आपकी कैटेगरी है सबसे डिवाइडेड है। यूआर में कोई भी वैकेंसी नहीं है, 0 0। ठीक है, ईबीसी, ईबीसी एफ, इसमें फीमेल का और जो मेल का अलग रहता है। मेल के इसमें दिया नहीं है, इसमें मतलब अगर जैसे कि फीमेल के ज़्यादा नंबर आते हैं तो वो मेल वाले में भी जा सकते हैं, अगर नहीं, अगर इसमें कोई वैकेंसी नहीं बची है इनकी, फुल हो जाती है, तो वो मेल में भी जा सकती है, पर मेल वाला फीमेल में नहीं एंट्री कर सकता। तो ये चीज़ का आप दिमाग में रखना। अब बात करते हैं ईबीसी एंड ईबीसी एफ। ठीक है, इसमें 1,300 वैकेंसी और 331 वैकेंसी है। बीसी, ठीक है, इसमें फीमेल, ठीक है, फीमेल में लगा 700, मेल में 700 2 वैकेंसी, और फीमेल में 259 वैकेंसी। एससी में 1279 एंड एससी फीमेल में 230 वैकेंसी। एसटी में 95 है और इसमें फीमेल में 36 है। ईडब्ल्यूएस में 145 है और 78 है यह फीमेल में। अब बात करें, देखो एक चीज़ होती है कि बीएससी नर्सिंग वगैरह और जो जीएनएम वगैरह मैक्सिमम गर्ल्स ज़्यादा कर रही हैं, गर्ल्स ज़्यादा करती हैं अभी तक। अब जैसे कि क्रेज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रही हैं बहुत, तो अब बॉयज़ की भी एंट्री कोर्स कर रहे हैं, तो इस वजह से वो चीज़ है। तो मैक्सिमम ये जो फीमेल्स की वैकेंसी नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली मेल में इंडिकेट कर ही आती है। तो अब बहुत से लोग करेंगे भाई, अब मैं अदर स्टेट का हूँ, फॉर एग्जांपल आप यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर राजस्थान से, गुजरात, एक्स वाई जेड जितने भी स्टेट्स हैं सभी से, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, और आप इसमें वैकेंसी भर सकते हैं। नहीं, आप नहीं भर सकते हैं। आपका रेजिडेंस होना चाहिए बिहार का, तभी आप एलिजिबल हैं।
क्योंकि देखो ये पहली बार ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, ठीक है, सेंट्रल की वैकेंसी नहीं है। भले एनएचएम सेंट्रल बेस्ड चल रहा है पर ये एनएचएम बिहार से निकली हुई है, तो ये इंडिविजुअली स्टेट वाइज में कैटेगरी वगैरह सब कुछ लगेगा। दूसरी बात, इसमें मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजर्वेशन रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अगर यहाँ पे लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये सेंट्रल का लगता है आपका इसमें सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसमें जो भी सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा स्टेट वाला लगेगा। तो इस वजह से जैसे कि यूआर में क्या होता है, यूआर में अदर स्टेट का कैंडिडेट अनरिजर्व में आता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से वहाँ पे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी अदर स्टेट में बिलोंग करता है, बट इसमें एज ए यूआर लिया जाएगा अदर स्टेट में। तो इसमें यूआर में कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे यूआर का कोई बाहर का कोई भी कैंडिडेट नहीं भर पाएगा। अब बात करते हैं कि क्या यूपी या बिहार स्टेट का भी कोई नहीं भर पाएगा? नहीं, बिहार स्टेट के बहुत से कैंडिडेट भर पाएंगे, ठीक है। वो किस बेसिस पे भर पाएंगे? वो केवल ईडब्ल्यूएस की बेसिस पे भर पाएंगे। जो भी जनरल कैंडिडेट होंगे जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा वो इसमें भर पाएंगे, तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक। बाकी सबका जो कैटेगरी, ये सारी स्टेट वाइज कैटेगरी, तो बाकी सब चीजें और ईडब्ल्यूएस भी स्टेट वाइज ही है ना, तो बिहार के स्टेट वाले ही इसी में इंक्लूड कर पाएंगे। अदर स्टेट की ईडब्ल्यू मतलब जनरल कैंडिडेट भी ईडब्ल्यूएस के थ्रू नहीं एंट्री ले पाएंगे। आपका बिहार का नेटिव होना बहुत जरूरी है। तो आपका जो इसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लगा होगा वो आपका स्टेट का होना चाहिए, बिहार का। तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है। तो आपकी मैंने वैकेंसी क्लैरिफाई कर दी, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता, आपको ये भी माइंड में क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टेट हेल्थ है बिहार रिजर्व द राइट टू चेंज फॉर द नंबर ऑफ पोजीशन वैकेंसी, ठीक है। बिहार के पास कुछ राइट है कि नंबर ऑफ वैकेंसी घटा बढ़ा जो भी सकती है, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव प्रीवियसली हैज बीन पोस्टेड एंड वर्क एज सीएचओ अंडर द स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार आर नॉट प्रेजेंटली वर्किंग एज द सीएचओ इन द स्टेट बिहार एनएचएम आर इन एलिजिबल, ठीक है। देखो जो भी पहले से वर्क कर रहा है तो वो चीज़ उसको भरने का कोई वैसे भी कोई भरेगा नहीं, क्योंकि पे स्केल तो सेम ही रहता है, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर आप जैसे कि परमानेंट है तो परमानेंट में ये तो वैसे भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो इसमें भी कोई एंट्री नहीं लगा। तो इसमें जितने भी नए कैंडिडेट होंगे तो आप प्लीज़ मत छोड़ना। हाँ, अगर आप अदर स्टेट में हो तो आप अगर इस स्टेट में अपने स्टेट में आना चाह रहे हो तो आप जरूर करना। द अप्लाई एज पर द HR पॉलिसीज चैप्टर 2 क्लॉज 3 if any stage of the selection on and after the applicant if found having already joined as CHO and resigned and left and discharged and terminated or is presently working as CHO, ठीक है, ठीक है, एंड वर्किंग एज अ सीएचओ मतलब वर्किंग कर रहा है, ठीक है, सीएचओ एंड देयर हिज एंड हर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड इमीडिएटली एंड सुटेबल लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट। देखो अगर आप कहीं आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपने वहां छोड़ दिया है, ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया कि आपको वहां से टर्मिनेट कर दिया है, आप ज्वाइंट है या रजिस्टर्ड है, लेफ्ट छोड़ दिया है या डिस्चार्ज कर दिया या टर्मिनेट कर दिया आपको, है ना, और अगर आप सीएचओ पे प्रेजेंटली कहीं वर्किंग है तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो प्लीज अगर और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी होगा, तो जो होगा लीगल एक्शन होगा कि नहीं होगा वो चीज अलग बात है, पर जब कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आपको बांटने का कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो रहने देते हैं इस बात को। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट जो भी चीज़ है वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, hssbr.gov.in। अब इसका अप्लाई 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अब बात करोगे भाई 1 अप्रैल से, हाँ बिल्कुल 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अभी आज है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये है 14 मार्च, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आ गया तो इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा, ठीक है। तो 1 अप्रैल से हो जाएगा, 30 अप्रैल लास्ट डेट, मतलब पूरा कंप्लीट 30 दिन हो जाएगा। पर विशेष कर आपका टाइम का विशेष ध्यान रखना, 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल को शाम को 6 बजे क्लोज हो जाएगी विंडो। कट ऑफ जो डेट होगी वो 1 अप्रैल से चेंज की जाएगी। देखो एज जो भी डेट कैलकुलेट की जाएगी वो आपकी एज ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा जो भी चीज़ है, ठीक है, कट ऑफ वगैरह वो आपके 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी एज वगैरह। अब एज वगैरह क्या भी रहती है तो वो भी चीज़ आपको बताते हो। पहले आपकी फीस की बात कर लेते हैं। 500 रुपये लगेगी यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। मेल के लिए फीमेल के लिए लगेगी आधी 250। SC ST बिहार डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए लगेगी 250 एंड फीमेल के लिए लगेगी 250। फीमेल एमपीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए लगेगी 250 एंड 250, मतलब 250 कंपलसरी है सभी कैंडिडेट के लिए, मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए। और बाकी मेल कैंडिडेट के लिए यूआर ईबीसी एंड ओबीसी वगैरह वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये लगेंगे मेल, फीमेल 250। अब बात करते हैं, द फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, द कैंडिडेट हैव टू फियर द पेमेंट गेटवे चार्जेबल इफ एप्लीकेबल, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, जो कि एज लिमिट 1 जनवरी से कैलकुलेट की जाएगी। तो यूआर में और ईडब्ल्यूएस में 42 है, यूआर फीमेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल 45 है, बीसी और ईबीसी मेल और फीमेल दोनों 45 है, SC ST मेल एंड फीमेल 47 है। तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 होनी चाहिए, 21 से कम नहीं चलेगी। 1 जनवरी 10 year एज रिलैक्सेशन विल बी एडमिसिबल एज पर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज, ठीक। 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा पीडब्ल्यूडी के लिए अगर बेंच मार्क आप करते हो। ए मैक्सिमम 5 year ऑफ एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एंड फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर 5 साल का है, अगर आप डिपार्टमेंट में उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ क्या है, द इंपॉर्टेंट नोटिस आप देख लीजिए, द इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द बीएससी एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स हैज बीन कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीट हो चुका हो एंड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट बिहार, ठीक है, एंड एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे इसको बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भी लिख दिया है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी लिख दिया है, एंड हेल्थ स्टेट वाली गवर्नमेंट के यूटी वगैरह से भी कहते हैं, और लास्ट में कहते हैं एनी, ठीक है। एनी मतलब ये है जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी अदर स्टेट से कर आए हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कहीं और का भी है तो भी आप डाल सकते हो,
आप जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सी गर्ल्स की शादी हो जाती है ना, यूपी के हैं और बिहार में चले गए हैं, ठीक है, तो अब उनकी क्या वो चीज़ एलिजिबल नहीं होगी, बिल्कुल एलिजिबल होंगे क्योंकि उनका अब जो रेजिडेंस है वो बिहार हो गया है, तो वो अपनी उस कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जो भी चीज़ लेके उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द बीएससी नर्सिंग एंड इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है, फॉर द सीएचएस जो भी चीज़ ये चीज़ किया गया एंड पोस्ट बेसिक कोर्स इंटीग्रेटेड, ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ है फ्रॉम आपका ये सब चीज़ें होनी चाहिए और नर्सिंग काउंसिल से आपको चाहिए एकेडमिक ईयर क्या 2020 के बाद वाले, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी द प्रोड्यूस द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, जो भी शॉर्ट लिस्ट करने होंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन अपना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देन आफ्टर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट द शुड बी प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम बिहार नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, पटना विद इन 90 डेज ऑफ द ज्वाइनिंग एस सी एच ओ। और हाँ, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा जो भी आपके पास अभी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है, और अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, विद इन द ज्वाइनिंग एस सी एच ओ, ज्वाइनिंग के बाद आप 90 दिन के अंतर्गत बिहार नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ना, तभी आपका आगे प्रोसीड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 90 दिन की, अंतर्गत 90 दिन की आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है। अब द कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद द बिहार नर्सिंग काउंसिल बट द अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, देखो मैंने जो आपकी बात है वो आपकी जो नर्सिंग काउंसिल से रिलेटेड डाउट है वो चीज़ आपको क्लियर कर दिया जाए, ठीक है, अगर आप बिहार से नहीं है, ठीक, और अदर से हैं तो विल बी सबमिट एन एफिडेविट, ठीक है, तो उनको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के बाद डीवी के वक्त, ठीक है, ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प 100 रुपीज़ का, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग एट सी एच ओ, तो मैंने क्या था ज्वाइनिंग और डीवी के वक्त आपको सबमिट करना पड़ेगा, ऐसे ज्वाइनिंग लिखा हुआ है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में, तो जहाँ पे भी आपका होगा तो वहाँ पे जैसे सीएमओ वगैरह पे आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है, तो फिर आपको पर्टिकुलर मतलब जहाँ पे भी हेल्थ केयर सेंटर होंगे तो वहाँ पे भेजा जाएगा, तो उससे पहले आपको सेम ऑफिस में मतलब वो चीज़ ये डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सबमिट करना पड़ेगा, एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा अगर आप अदर स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन है तो, ठीक है। बात करते हैं विद इन 90 डेज के अंतर्गत आपको बिहार नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्ट्रेशन करा के आपको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जो भी सीएमओ ऑफिस में तो वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट द ज्वाइनिंग ऑफ द सक्सेसफुली द कैंडिडेट सीएचओ, ठीक है, अगर आप सक्सेसफुली कैंडिडेट एंड हु आर नॉट रजिस्टर्ड इन बिहार रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर जैसे कि आप सक्सेसफुली ज्वाइन हो जाते हो और जो रजिस्टर्ड नहीं हुए बिहार में, ठीक है, हैव क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अदर स्टेट, जो कि क्वालिफाई हुए हैं अदर स्टेट के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, देन विल बी प्योरली प्रोफेशनल, ठीक है। अब ये मत सोचना कि 90 दिन के अंतर्गत आपको हटाया नहीं जा सकता, इन्होंने बोल दिया है कि अगर आप अदर स्टेट के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप सेलेक्ट हुए हैं तो और आपका बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या नहीं हो पाया है 90 डेज के अंदर में, आप एक चीज़ ध्यान रखें, आप प्योरली प्रोविजनल हैं, आपको हटाया जा सकता है। तो ओनली आफ्टर द सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिहार नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, इज इन द कंसर्न डीएसएच डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, ठीक है, देयर जॉइनिंग विल बी कंसीडर्ड एज सीएचओ फ्रॉम द डे ऑफ द प्रोविजनल जॉइनिंग, तो आपकी जो आपकी जॉइनिंग है वो कंफर्म मानी जाएगी। जब तक आप सबमिट नहीं कर देंगे तब तक आपकी जॉइनिंग प्रोविजनली होगी, ठीक है, आपको इन 90 डेज आपको जैसे कि डेडलाइन दे दी जाएगी 90 डेज की, उस दिन से जब आप जॉइनिंग लेंगे, है ना, वो चीज़ आपकी क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ द कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस द बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर वो बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन अगर प्रोड्यूस करने में नाकाम होता है इन 90 डेज ऑफ द प्रोविजनल जॉइनिंग, द कंटिन्यूशन ऑफ हिज एंड हर सर्विसेज शैल बी सब्जेक्टेड टू डिसीजन ऑफ द स्टेट, तो जो इसके रिगार्डिंग जो भी जो डिसीजन होगा वो स्टेट हेल्थ सोसाइटी लेगी बिहार की, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट हु सर्व द सीएचओ एट द हेल्थ सर्विस सेंटर विद द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी with minimum period of 18 months from the date of the appointment and failing compensate and recoverable amount equivalent within 6 months, 2,40,000 रुपये कंपनसेट करना मिलेगा। तो आपने जैसे कि मिनिमम आपको 18 महीने काम करना ही पड़ेगा अगर आपने छोड़ दिया है, ठीक है, अगर अगर आपने सीएचओ के पैसे ऐसा अगर आपने नहीं किया मिनिमम 18 महीने, तो ऐसा ना करने पर आपको 6 महीने के बराबर वसूली योग्य आपको देना होगा, मुआवजा देना होगा, और महीनों का कुल रुपए के बराबर देना होगा, 6 महीने के बराबर। 6 महीने के बराबर क्या हो गया, 40,000 के हिसाब से 2,40,000, ठीक है, तो इतना देना पड़ेगा, ठीक है, आप उसके अलावा कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो 9 पॉइंट आपके लिए क्या कह रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर ये सारे पॉइंट आपको फॉर्म भरने से इसलिए जरूरी है क्योंकि जब यूपी में ऐसा फिलअप हुआ फिर उसके बाद जब लोगों ने जो रिस्पॉन्स देखा तो उन्हें ये लगा कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में देख दिया और क्लैरिफाई करके बता दिया। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखने में मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आपका, आपको बहुत दूर की सोच के मैं आपको आज से बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए कह रहा है कि आपको एक श्योरिटी बॉन्ड बनना पड़ेगा, क्यों ऐसा होगा ये आप देख लीजिए, ये वाली चीज इसमें है, ऐसा क्यों है, श्योरिटी बॉन्ड बनना पड़ेगा 2,40,000 का, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग फॉर सीएचओ, ठीक है, आपको 2,40,000 का श्योरिटी बॉन्ड बनना पड़ेगा कि अगर आप मतलब सर्विस छोड़ते हो जैसे कि ऊपर लिखा था 6 मंथ की मिनिमम आपको सैलरी पेड करनी पड़ेगी। द बॉन्ड विल बी फर्निश्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन जुडिशियल स्टेप 1,000 रुपये ओनली, ठीक है, तो एट द अमाउंट स्टार्टिंग विद द कैंडिडेट एज सेल्फ द सीएचओ द मिनिमम पीरियड ऑफ द 18 मंथ फेलिंग, ठीक है, जो लाइन ऊपर लिखी थी अब यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ था क्योंकि आपको बॉन्ड बनना पड़ेगा 2,40,000 का, तो अगर आप 18 मंथ में या मिनिमम पीरियड को अगर आप फिलिंग मतलब नहीं पे करते हो, आप सीएचओ की तरफ से नहीं सीएचओ की पोस्ट पे काम नहीं करते हो मिनिमम 18 मंथ में, तो और उससे पहले अगर आप एक दिन पहले भी अगर आप छोड़ते हो तो आपको 2,40,000 रुपये पेड करने पड़ेंगे एज ए डीडी, ठीक है, और वो जो होगा वो सब आपको पहले से मतलब जो बॉन्ड वगैरह पहले से देना पड़ता है, और जो भी आपका पेबल अमाउंट
थ्रो द 2,40,000 एट डीडी, ठीक है, इन फेवर टू द एग्जीक्यूटिव, किसके जो फेवर जैसे लिखते हैं ना, इन फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्टेट हेल्थ सोसाइटी एट द पेवेल एट पटना। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, तो इतना अमाउंट देना पड़ेगा। बट जब आपको करनी है तो फिर इसमें सोच छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज़ टू पोस्टेड एनीवेयर इन द बिहार, ठीक है, एंड ऑन द वैकेंसी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट एट द प्लेस, ठीक है, द कैंडिडेट कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर द पोस्टिंग एट ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड। इन्हें क्या रखा है, देखो भैया कहीं पे भी आपको पूरे बिहार में कहीं भी पोस्टेड कर सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते हमें यहीं पे पोस्टेड करो या यहाँ पे पोस्टेड करो, ये मेरा नेटिव स्टेट है। कि जो यूपी में भी हुआ था, ये तो यही दिक्कत हुई थी कि जैसे ही फॉर्म फिलअप पर आया था, फिर उसके बाद उन्होंने ट्रांसफर इधर से उधर किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्टेट हेल्थ सोसाइटी द बिहार रिजर्व द राइट टू अदर अमेंडमेंट कैंसिलेशन एंड चेंजेस। तो सीधी सी बात है, बिहार के पास सारी राइट्स हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ इसमें प्रोसेस में चेंज करने को हो सकता है, ये चीज़ बॉन्ड वाला सिस्टम हटा दें, ठीक है, या फिर हो सकता है जो बॉन्ड का टाइम पीरियड है वो कम कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर बॉन्ड का कोई इशू ही ना हो, बॉन्ड का सिस्टम खत्म कर दें। नेक्स्ट, द इन केस फॉर द डाउट एंड कंफ्यूजन फॉर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एसएससीएसपी इन द रिकॉर्ड्स शैल बी फाइनल, ठीक है, जो भी डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहेंगे एसएचएसपी के, ठीक है, तो वही फाइनल होगा। नेक्स्ट, द कोर्ट ऑफ द जुरिडिक्शन फॉर द एनी डिस्प्यूट फॉर रिस्ट्रिक्शन एट पटना ओनली, तो जो इसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो पटना हाई कोर्ट में देखा जाएगा, पटना कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आपके डिस्क्लेमर क्या रहेगा, the possessing the eligibility and getting the shortlisted for the selection process will not entitle the candidate for the selection under the advertisement post। देखो भैया, अगर आप लोग इसमें सेलेक्ट हो गए हो, आपके लिस्ट में नाम आ गया है, तो ये मतलब नहीं है कि आप परमानेंट सिलेक्टेड, मतलब कंफर्म सिलेक्टेड ही हो। आप आफ्टर लिस्ट के बाद, डीवी के बाद ही आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। द फाइनल सिलेक्शन विल बी डिपेंड अपॉन द मेरिट एंड द कैटेगरी वाइज एंड द वैकेंसी इज अवेलेबल, ठीक है, वैकेंसी जितनी बची होंगी उसके आधार पर होगा। अब इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मतलब जितनी वैकेंसी उसके 10 गुना लेंगे या 5 गुना लेंगे, जो भी चीज़ इतनी कैंडिडेट लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें, तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन प्रोसेस केवल मेरिट बेस पे होगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं लिखी है कि सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसे होगा कि वैसे होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको कोई भी अपडेट नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि मिसलीड करना मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है, क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे सीएचओ में वही यूपी में हुए थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली है ना, 4,000 वैकेंसी वाली थी, तो जैसे वो हुई थी वैसे ये होंगी, ठीक। अगर हो सकता है जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा आएंगे तो एग्जामिनेशन करा सकते हैं, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम आएंगे तो वो उतने ही लेके आपके डीवी वगैरह करा के, ठीक है, उसके बेसिस में कर लेंगे आपके एलिजिबिलिटी वगैरह के अकॉर्डिंग। तो एक चीज़ अलग ना, 2020 के बाद वाले सब चलेंगे इसमें, रजिस्ट्रेशन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।